नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृह लक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमेशा परिवार की बात करता हूँ, रिश्तों की बात करता हूँ, खुशियों की बात करता हूँ, सफलता की बात करता हूँ, जीवन में जीने का पूरा आनंद लेने की बात करता हूँ। रिश्तों की बात तो आज भी करूँगा ही करूँगा। अमेरिका के शहर मैसाचुसेट्स में कैम्ब्रिज एरिया में स्थित दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च चल रही है। पिछले 70-75 सालों से ये रिसर्च जारी है, अभी भी चल रही है। बहुत से कंक्लूजन्स आ गए पर उन्होंने रिसर्च को बंद नहीं किया। इस रिसर्च का टॉपिक ये है कि जो लोग खुश रहते हैं उनकी खुशी का कारण क्या है, क्यों खुश रह पाते हैं वो लोग, क्या खूबी होती है उनमें, ये टॉपिक है। इसके लिए उन्होंने अपने ही स्टूडेंट्स के जीवन को स्टडी करना शुरू किया। जो लोग 20-20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले वहाँ से स्टडी करके निकल गए, उन लोगों के जीवन को उन्होंने स्टडी करना शुरू किया। अब आप ये समझिए कि जो लोग दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक में पढ़े, वो कोई आम आदमी तो है नहीं, वो जीनियस लोग हैं, बहुत ही बुद्धिमान हैं, तभी तो इस यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला। ये लोग अपने जीवन में बहुत आगे तक पहुँचे। अब ऐसे लोगों के जीवन पर रिसर्च की जाए तो सचमुच उस रिसर्च का रिज़ल्ट भी दुनिया भर के लिए बहुत बड़ी सीख देने वाला होगा ही होगा। दूसरी बात, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ में जब कोई रिसर्च होती है तो वो ड्राइंग रूम में बैठकर नहीं होती, किसी होटल के कमरे में बैठकर यूं ही पूरी नहीं कर ली जाती। उस पर सचमुच पूरा काम होता है, रिसर्च बहुत ऑथेंटिक होती है। तो उन्होंने अपने पुराने विद्यार्थियों के जीवन पर खोज की, उनके विद्यार्थियों ने दुनिया भर में नाम कमाया है, खूब चांदी कूटी है, जीवन में सफलता के झंडे गाड़े हैं। 3 लोग तो अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बने। कोई साइंटिस्ट बना, कोई एंटरप्रेन्योर बना, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बना, कोई टॉप का डॉक्टर बना, कोई वर्ल्ड रैंकिंग वाला आर्किटेक्ट या इंजीनियर बना, और कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपने कुकर्मों के कारण जेल भी गए, अपराध की दुनिया में चले गए, उनको सज़ा हुई, जेल जाना पड़ा। रिसर्चर्स ने सबकी ज़िंदगी को टटोला, बहुत बारीकी से उनकी लाइफ को स्टडी किया। चाहे वो प्रेसिडेंट बना, चाहे वो एंटरप्रेन्योर बना, चाहे वो इंजीनियर बना, साइंटिस्ट बना, प्रोग्रामर बना, या कन्विक्ट हुआ, जेल में गया, सबको उन्होंने उस स्टडी में इंक्लूड किया। और सैकड़ों हज़ारों बार लोगों से इंटरव्यूज़ किए, बार बार इंटरव्यूज़ किए, तब जाकर के किसी नतीजे पर पहुँचे। ये नहीं कि सिर्फ अपने आप देखा और कुछ एज्यूम कर लिया, उनसे लंबी लंबी बातें की, कई सेशंस लिए, तो जो नतीजा निकला कि खुश क्यों रहता है आदमी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग नतीजा है। वो नतीजा है कि खुश रहने के लिए न पैसा क्राइटेरिया है, न पोस्ट क्राइटेरिया है, न स्टेटस, न पावर, इनमें से कुछ भी नहीं। आपके पास कितना ही पैसा हो, वो आपको खुश नहीं रख सकता। सुख दे सकता है, खुशी नहीं दे सकता। सुविधा दे सकता है, खुशी नहीं दे सकता। लोग अक्सर सुविधा में और सुख में और खुशी में कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों को एक ही चीज़ मान लेते हैं। सुख अलग चीज़ है और खुशी अलग चीज़ है। मैंने अपने एक पिछले लाइव सेशन में बताया ही था कि आज से 2-2.5 महीने पहले इंडिया के सबसे ज़्यादा अमीर और सबसे ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी को टेंशन के इलाज के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा था। ये हाल ही की बात है।
वो आदमी जिसके पास अरबों खरबों रुपए हैं, रुतबा है, ताकत है, उसे टेंशन हो गई, और इस हद तक हो गई कि इलाज करवाना पड़ा। तो ये समझ लीजिए साफ साफ कि सुख अलग चीज़ है और खुशी अलग चीज़ है। तो हम बात कर रहे थे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने ही पुराने स्टूडेंट्स के जीवन को स्टडी करके ये समझने की कोशिश की कि जो लोग खुश रहते हैं वो खुश क्यों रहते हैं, उनकी खुशी का बेसिक कारण है क्या, उनके जीवन में जो संतोष आता है, जो सेटिस्फेक्शन आती है, वो किस कारण से आती है। और ये रिसर्च पिछले 70-75 साल से चल रही है और अभी भी हो रही है। और रिसर्च उन लोगों पर की जा रही है जिनके पास पैसे हैं, पोस्ट है और ताकत की कमी नहीं है। पर बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर रिसर्च सिर्फ उन लोगों पर ही की जाए जो बहुत पढ़े लिखे हैं या बहुत पैसे वाले हैं, तो रिसर्च अधूरी रहेगी। इसलिए इस रिसर्च में ऐसे लोगों को भी शामिल किया गया जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे आपके जैसे आम लोग भी हैं उसमें, जो आम जीवन जी रहे हैं, जो मेहनत कश हैं, और ऐसे लोगों को भी शामिल किया गया जो मुफलिसी का जीवन जी रहे हैं, गरीबी का जीवन जी रहे हैं, कम पढ़े लिखे हैं या ठेठ अनपढ़ हैं, इधर सेमी इलिटरेट और फुली इलिटरेट, ऐसे लोगों को भी उन्होंने शामिल किया। रादर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को भी शामिल किया, ऐसे लोगों को भी शामिल किया जो दकियानूसी हैं या कंजूस हैं वगैरह वगैरह। तो सोसाइटी के हर स्ट्राटा के लोगों को उस रिसर्च में शामिल किया गया और ये जानने की कोशिश की गई कि किस तरह के लोग खुश रहते हैं, और जो खुश रहते हैं वो खुश क्यों रहते हैं, उनके जीवन में ऐसा क्या खास होता है जो उनकी खुशी का कारण बनता है। तो इस रिसर्च का रिजल्ट जो निकला वो बहुत बड़ी सीख देने वाला है। आज हम उसका जिक्र बहुत डिटेल में करेंगे। और वो रिजल्ट है कि जो लोग खुश रहते हैं वो रिश्ते निभाना जानते हैं, वो सच्चे दिल से रिश्ते निभाते हैं, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही काम नहीं करते बल्कि रिश्ते निभाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, और बदले में उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त भी उनकी कदर करते हैं और उनसे रिश्ता निभाते हैं। ये है खुश रहने वाले लोगों की खुशी का कारण। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम हेलो होम मिनिस्टर में। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सिलसिला खुशियों का। मैं हूं पीके खुराना, मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं, यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम द रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। यह समझना भी बहुत ज़रूरी है कि रिश्ते निभाने का मतलब क्या है। हम अक्सर रिश्तों को भी ट्रांजैक्शनल बना लेते हैं, लेन देन वाला बना लेते हैं। रिश्ते वहीं रखते हैं जहां हमें लगता है कि हमें सामने वाले से कोई काम है या काम पड़ सकता है। मतलब है तो रिश्ता है, मतलब ख़त्म तो रिश्ता भी ख़त्म। किसी को फ़ोन भी हम तब ही करते हैं जब कोई काम होता है। यूं ही हालचाल बताने के लिए या जानने के लिए फ़ोन नहीं करते।
याद ही नहीं आती किसी ऐसे व्यक्ति की जिससे हमें काम ना हो। हम तो यहाँ तक हिसाब रखते हैं कि जिसको हमने शादी में या बर्थडे पर शगुन दिया, उसने हमारे घर के फंक्शन में शगुन दिया या नहीं दिया, दिया तो कितना दिया। तो हमारी रिश्तेदारी भी लेने और देने की रिश्तेदारी बन गई है, ट्रांजैक्शनल रिश्तेदारी बन गई है। ट्रांजैक्शन नहीं है तो रिश्तेदारी भी नहीं है, काम नहीं है तो रिश्तेदारी भी नहीं है। रिश्ते निभाने वालों का नज़रिया इससे अलग होता है। वो गाहे बगाहे आ धमकते हैं, हमसे हाल चाल पूछते हैं, बच्चों के बारे में पूछते हैं, कहीं हमारा कोई काम अड़ रहा हो और उनके बस में हो तो उसका हल कर देते हैं या हल सुझा देते हैं, और बदले में कुछ नहीं मांगते, कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते, कुछ चाहते भी नहीं। अभी पिछले लाइव सेशन में ही मैंने कहा था कि वी नीड टू इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप्स। हमें अपने रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, निवेश करने की ज़रूरत है, उनको नर्चर करने की ज़रूरत है। ये गृह लक्ष्मी का प्लेटफॉर्म है। आप महिलाएं रोज़ चूल्हा चढ़ाती हैं, कुछ न कुछ पकाती हैं। तो आप ही की भाषा में अगर बात करूं तो कई चीज़ें धीमी आंच पर पकती हैं। कढ़ाई में तेल डाला हो और कोफ्ते बनाने हो तो आंच धीमी रखनी पड़ेगी ताकि वो अंदर से भी पक जाएं। रिश्ते भी धीरे धीरे सहजता के साथ धीमी आंच पर पकते हैं। ऐसे ही पकाने चाहिए, वरना बाहर से तो पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। रिश्ते भी रोटी की तरह होते हैं, एक तरफ से पक जाएं तो पलटना पड़ता है ताकि दूसरी तरफ से भी पक जाएं, कच्चे ना रह जाएं, अधूरे ना रह जाएं। उन्हें धीरे धीरे मजबूत करते चलें, धीमी आंच पर पकाते चलें ताकि जीवन सुखी हो जाए। ज़िंदगी से दोस्ती का, ज़िंदगी में खुशियों का सिलसिला जारी रखने का यही तरीका है। मैं एक और घटना का जिक्र करना चाहूँगा। कोई 3-4 साल पहले की बात है। मैं इलाहाबाद गया हुआ था। इलाहाबाद को अब प्रयागराज कहा जाने लगा है। शहर का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। वहाँ प्रयागराज में अपने एक दोस्त के घर ठहरा था मैं। जिनके घर में ठहरा था उनका घर विवेकानंद मार्ग पर है। अच्छा इलाका है, सुंदर घर हैं आसपास, पॉश इलाका है थोड़ा। मेरी आदत है कि मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो कोशिश ये होती है कि होटल में ना ठहरें, किसी दोस्त के घर ठहरें, किसी ऐसे दोस्त के घर ठहरें जहाँ दिल का प्यार हो और एक दूसरे के साथ गपशप में मज़ा आए। ये कोशिश इसलिए नहीं कि मैं कंजूस हूँ, इसलिए नहीं कि मैं पैसे बचाना चाहता हूँ। जितने पैसे में हम होटल में ठहर सकते हैं, अच्छे से अच्छे होटल में ठहर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो हम यूं ही खर्च कर देते हैं। इसलिए किसी दोस्त के घर ठहरने का कारण कोई कंजूसी नहीं है, बल्कि ये कोशिश इसलिए होती है कि शाम को काम से खाली होकर जब हम गपशप करने बैठें तो हमारे क्लास फेलो तो आपस की बात करें, परिवार की बात करें, एक दूसरे के सुख दुख की बात करें, और एक दूसरे की कहीं कठिनाई हो तो उसमें हम हेल्प कर सकते हों तो वो ज़रिया ढूंढें। और इसी तरह से जब हम शाम को गपशप करने बैठे, जब मैं प्रयागराज में था और अपने मित्र के घर था, उस वक्त की बात है, जब हम गपशप करने बैठे तो हमारे क्लास फेलोज़ का जिक्र निकल आया कि आजकल हमारे पुराने सहपाठी क्लास फेलोज़ हैं कहाँ, क्या कर रहे हैं, कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, किस कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ कैसा चल रहा है, वगैरह वगैरह। ये गपशप का हमारा जो है टॉपिक था। उसी सिलसिले में हमारे एक और क्लास फेलो का जिक्र आया जो प्रयागराज में ही सिविल लाइंस एरिया में रहते थे। मैं जिनके घर ठहरा था वो विवेकानंद मार्ग पे रहते हैं, और जिस दोस्त का जिक्र चला वो सिविल लाइंस एरिया में रहते थे। तो मेरे दोस्त ने कहा कि उनको फ़ोन करते हैं और हालचाल पूछते हैं। मैंने फ़ोन मिलाया। फ़ोन पर जो आवाज़ आई
वो हमारी जानी पहचानी आवाज़ नहीं थी, वो किसी नौजवान की आवाज़ थी। उसने बड़ी विनम्रता से पूछा कि मैं कौन बोल रहा हूँ। मैंने बताया कि मैं चंडीगढ़ से आया हूँ और प्रयागराज में ही विवेकानंद मार्ग पर ठहरा हुआ हूँ, जिनका ये फ़ोन है उनका दोस्त हूँ। तो उस नौजवान ने और भी विनम्रता के साथ जवाब दिया कि अंकल, आप जिनकी बात कर रहे हैं मैं उनका बेटा हूँ, लेकिन आपके दोस्त का स्वर्गवास हो चुका है 1 साल पहले। मैं सुनकर हक्का बक्का रह गया। मैं तो सिर्फ हैरान हुआ और दुखी हुआ, लेकिन मेरा वो दोस्त जिनके घर मैं ठहरा था वो रोने लग गया। वो रोने लग गया कि हम दोस्त हैं, एक ही शहर में रहते हैं, क्लास फेलोज हैं, और मेरे दोस्त का स्वर्गवास हो गया 1 साल पहले और मुझे पता ही नहीं। मुझे पता ही नहीं कि मेरे क्लास फेलो का, मेरे दोस्त का स्वर्गवास हो गया और हम एक ही शहर में रहते हैं। हम इतना मस्त हैं अपने आप में कि साल भर से दोस्त की खैरियत पूछने का ख्याल ही नहीं आया। तो उस दिन हम दोनों ने तय किया कि कुछ और नहीं करेंगे, पहले सारे दोस्तों को फ़ोन करेंगे, सबका हाल चाल पूछेंगे और आगे हमेशा टच में रहेंगे, ताकि एक दूसरे की खैरियत का पता चलता रहे। फिर हमने सारे दोस्तों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसमें हम सब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे का हालचाल जानते हैं, एक दूसरे को अपना हालचाल बताते हैं। कोरोना के इस दौर में हमने उस ग्रुप के कुछ दोस्त खो दिए, लेकिन हमें हमेशा हर एक का हालचाल मिलता रहा। हम उनके परिवारों से जुड़े रहे, एक दूसरे को हौसला बंधाते रहे। अभी कुछ ही दिन पहले मेरी एक मुलाकात एक संत से हुई। वो संत बड़े अजीब हैं, वो अजीब हैं, दुनिया से अलग हैं, अलग किस्म की सलाह देते हैं, इसलिए मुझे पसंद भी बहुत है। वो शायद दुनिया के अकेले ऐसे संत हैं जो सन्यासी हैं और सन्यासी होने के बावजूद लोगों को सलाह देते हैं कि भगवान का नाम मत जपो, माला मत फेरो, नमाज मत पढ़ो, चर्च में मत जाओ, पर इंसान की सेवा करो। भगवान न मंदिर में है, न मस्जिद में, न चर्च में, भगवान तो इंसान में। ज़रूरतमंद के काम आओ, किसी का अपमान मत करो, किसी का हौसला मत गिराओ, किसी की आलोचना मत करो, सहायता करो, हौसला बढ़ाओ, प्रशंसा करो। यही पूजा है, यही अर्चना है, यही नमाज है। इसे 5 बार मत करो, सारा दिन करते रहो। तो मैं आपसे आज यही कहता हूँ कि दोस्तों, रिश्तेदारों की लिस्ट बनाइए, उनको फ़ोन कीजिए, बारी बारी से सबको फ़ोन कीजिए, बिना कारण फ़ोन कीजिए, हालचाल पूछिए और हालचाल बताइए। सिर्फ हालचाल पूछने तक ही सीमित भी मत रहिए, क्योंकि ऐसे तो हर कोई कहेगा कि सब ठीक ठाक है। थोड़े ज़्यादा सवाल पूछिए, हालचाल की असलियत जानिए, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ सहायता कीजिए। ध्यान रखिए, सलाह मत दीजिए। किसी को आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है, साथ की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत हो सकती है, सलाह की ज़रूरत नहीं है। हम अक्सर सलाह देने लग जाते हैं, यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। सलाह देना बंद कीजिए, हाथ बटाइए, सहायता कीजिए, सपोर्ट दीजिए या चुप रहिए। ये मेरा फार्मूला नहीं है, ये उन संत जी का फार्मूला है, पर मैंने इसे अपनी ज़िंदगी में अपनाया है और मैंने इसका फ़ायदा महसूस किया है। अक्सर लोगों के दिल में ये ख्याल है कि प्रार्थना का मतलब है कि हम कुछ झुक कर, हाथ जोड़कर परमात्मा के सामने जाएं और परमात्मा का नाम लें, तो वो प्रेयर है, वो प्रार्थना है, वो अर्चना है, वो पूजा है। हाँ, है वो प्रार्थना, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रार्थना सिर्फ इतना ही नहीं है। मैं एक बहुत गुर की बात आपको बताने वाला हूँ।
प्रार्थना के और भी बहुत से तरीके हैं। जब हम दिल में किसी दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो वो भी प्रार्थना है। जब आप अपने बच्चे का उत्साह बढ़ाती हैं तो वो भी प्रार्थना है, क्योंकि आपके बच्चे के जीवन में आत्मविश्वास भर रही हैं, आप उसका जीवन संवार रही हैं, तो यह भी प्रार्थना है। जब आप अपने पति देव का साथ दे रही हैं, घर चलाने के लिए कुछ इनकम ला रही हैं या घर पर रहकर घर संवार रही हैं, तो ये भी प्रार्थना है, क्योंकि आप पूरे परिवार का जीवन सुखमय बना रही हैं। आपकी मेहनत के कारण परिवार को सुख और सुविधा मिल रही है। जब आप अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा कर रही हैं, उनकी देखभाल कर रही हैं, तो यह भी पूजा है। जब आप घर आए किसी मेहमान के लिए कुछ कर रही हैं तो ये भी पूजा है, ये भी प्रार्थना है। जब आप किसी सहेली की सहायता कर रही हैं तो ये भी पूजा है। जब आप किसी अनजान व्यक्ति को कुछ गाइड कर रही हैं तो ये भी पूजा है। हमारे देश में बहुत सारे भ्रम फैला दिए गए हैं। मंदिर जाना पूजा है, गुरुद्वारा जाना पूजा है, मस्जिद जाना पूजा है, चर्च जाना पूजा है, पर किसी के काम आना ज़्यादा बड़ी पूजा है। सो आप अपने परिवार के लिए जो कुछ भी कर रही हैं वो भी पूजा है, ज़्यादा बड़ी पूजा है, और उसके लिए अपने आप को शाबाशी दीजिए। इसे इतनी लगन से कीजिए कि सबका जीवन संवर जाए, उसमें पूरा प्रेम उड़ेल दीजिए। ये ज़्यादा बड़ी पूजा है। रिश्ते तो संवरेंगे ही, आपका जीवन भी सुधरेगा और परलोक भी, अगर आप मानती हैं तो परलोक भी सुधरेगा। खैर, स्पिरिचुअलिटी की बात छोड़ें और परिवार की तरफ, अपने खुद के परिवार की तरफ वापस आते हैं। अभी कुछ साल पहले एक और रिसर्च हुई थी, शायद 10 साल पुरानी बात है। हम लोगों ने एक रिसर्च की थी। रिसर्च ये थी कि कोई औरत अपने पति को अपना दीवाना कैसे बना सकती है। हमने बहुत से प्रयोग किए, औरतों को अलग अलग बहुत सुंदर मेकअप करवाया, बहुत सुंदर और अनोखी ड्रेसेस पहनाई। उन सब का फ़र्क पड़ा, पर वो फ़र्क बहुत थोड़ी देर तक रहा। अच्छे मेकअप के बावजूद पति पत्नी में लड़ाई हो गई, अच्छी ड्रेस के बावजूद पति पत्नी में लड़ाई हो गई, और अच्छी और नई जगहों पर घूमते हुए भी पति पत्नी में लड़ाई हो गई। तो हम यह जानना चाहते थे कि पत्नी ऐसा क्या करे कि पति उसी का दीवाना रहे। शादी के 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी, 30-40 साल बाद भी उनमें दीवानगी वाला वो प्रेम बना रहे जो शादी के तुरंत बाद था। जवानी का जोश खत्म हो जाए, साथ सोते रहने के बावजूद साथ सोने की ज़रूरत खत्म हो जाए, उम्र के सारे दौर गुजर जाएं, लेकिन प्रेम बना रहे। ये कैसे हो? तो रिसर्च इसी बात पर थी और इसमें बड़ी उलझने थी, क्योंकि औरतें अक्सर अपनी ज़रूरतें ही नहीं बता पाती थी। वो सिर्फ इतना बताती थी कि उनके पति अब उनसे पहले जैसा प्रेम नहीं करते, और यह भी कि उनके पति उनके सपनों के राजकुमार जैसे नहीं हैं। वो आदमी नहीं निकला जिनसे वो असल में शादी करना चाहती थी, पर यह नहीं बता पाती थी कि उनके सपनों के राजकुमार में क्या खूबी होनी चाहिए। कमोबेश यही हाल पुरुषों का भी था। उन्हें अपनी पत्नी में आकर्षण नहीं नज़र आता था। ये सोचना गलत है कि उन्हें अपने पड़ोसी की पत्नी में सारी खूबियाँ नज़र आती हैं, पर यह सच है कि उन्हें अपनी पत्नी में कमियाँ ही कमियाँ नज़र आने लगी हैं। तो इसका हल क्या है? क्या है इस समस्या का हल? यही उस रिसर्च का विषय था। यही कारण है कि ये रिसर्च बहुत इंटरेस्टिंग थी, और मेरी खुशकिस्मती है कि इस रिसर्च में मैं भी इन्वॉल्व था। मैं भी शामिल था रिसर्च करने वालों में, इसलिए मुझे रिसर्च की सारी बारीकियों की जानकारी है। रिसर्च का असली मकसद यही था कि पति पत्नी के रिश्ते कैसे सुधर सकते हैं। तो उस रिसर्च की 2 मोटी मोटी बातें आपसे शेयर करूँगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस रिसर्च का महत्व क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, आपके जीवन में इस रिसर्च की इम्पोर्टेंस कैसे है। तो इस रिसर्च में जो 2 बातें नज़र आई मेन, उनमें पहली थी कि हर आदमी अपनी बीवी का हीरो होना चाहता है,
वो अपनी बीवी की ज़िंदगी में उपयोगी होना चाहता है, यूज़फुल होना चाहता है, वो उसके सुख दुख अपने ऊपर लेना चाहता है, वो अपनी पत्नी को खुश देखना चाहता है। अब ये बड़ी गहरी बात है और पत्नी के लिए यह सचमुच बहुत आसान काम है। थोड़ी सी इमेजिनेशन की ज़रूरत है, थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है और थोड़े से टैक्ट की ज़रूरत है। बहुत आसान है ये काम, मैं बताता हूँ। पत्नी अगर अपने पति को अपनी ज़रूरतें बताती रहे, उसे अपने लिए कुछ ना कुछ काम बताती रहे, तो पति को लगता है कि वो अपनी पत्नी के काम आ रहा है। इससे उसे लगता है कि वो अपनी पत्नी के जीवन का हीरो है। इससे उसकी ईगो खुश होती है, उसका अहम खुश होता है, उसमें ये भावना जगती है कि वो सचमुच ऐसा आदमी है कि उसकी बीवी उस पर डिपेंड कर सकती है। ये छोटी सी बात है पर ये बहुत बड़ी बात है पति के लिए, उसकी ईगो के लिए, उसके अहम के लिए ये बहुत बड़ी बात है। अब इस हीरो वाली इमेज के दूसरे हिस्से को भी समझना जरूरी है, क्योंकि इसे समझे बिना रिश्ते में मजबूती वैसी नहीं हो सकती कि आदमी अपनी बीवी का दीवाना हो जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि गाहे बगाहे बीवी दूसरे लोगों के सामने भी और अकेले में भी अपने पति की प्रशंसा करती रहे। कुछ ऐसे कहना कि ये मेरे साथ होते हैं तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती, ये होते हैं तो मेरे फला काम यूं ही निबट जाते, वगैरह वगैरह। ये बहुत बड़ी खुराक है आपके पति की ईगो के लिए, इसका हमेशा ध्यान रखिए। दूसरी बात, बहुत ज़रूरी बात, बहुत छोटी बात और बहुत बड़ी बात, वो ये है कि हर पति अपनी पत्नी से शारीरिक सुख चाहता है, हर उम्र में चाहता है, तब भी जब वो 90 साल का हो जाए तब भी चाहता है। हमारे देश में ये बहुत बड़ी गड़बड़ है, शारीरिक सुख को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। बीवी जब माँ बन जाए तो वो हमेशा यही कहती है कि बच्चे देख लेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे। वो कभी ये नहीं सोचती कि पतिदेव क्या सोचेंगे, उन पर क्या गुजरेगी। ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। इस गड़बड़ से बचिए, मौके पैदा कीजिए कि आपके पतिदेव आपके साथ समय बिता सकें और आपसे वो सुख प्राप्त कर सकें जिसके लिए शादी की है। ये मत भूलिए कि कपड़े कोई भी धो देगा, कोई भी प्रेस कर देगा, खाना कोई भी बना देगा, पर पत्नी का वो ज़रूरी काम कोई और नहीं कर सकता। कोई और नहीं कर सकता। ये काम किसी बाहर वाली को करने की नौबत ना आने दीजिए। अब पतिदेव के रोल की बात करते हैं। पतिदेव भी अगर गाहे बगाहे अपनी पत्नी की कुकिंग की प्रशंसा करते रहें, घर के सार संभाल की प्रशंसा करते रहें, बच्चों के लिए उनके रोल की प्रशंसा करते रहें, तो बीवी को भी लगता है कि उनकी यूटिलाइजेशन है, उनकी यूटिलिटी है, घर में उनकी महत्ता है, उनकी ज़रूरत है। वो काम में सिर्फ पिस ही नहीं रही हैं बल्कि उनके काम की वैल्यू है। बजाय इसके कि बीवी पति को ये कहे कि ये तो मैं ही हूँ जो आपका घर संभाल रही हूँ, कोई और होती तो कब की भाग गई होती। इसके बजाय होना ये चाहिए कि पतिदेव ये कहें कि तुम्हारी ही हिम्मत है कि तुम इतने काम एक साथ कर लेती हो, इतनी चीज़ों का ध्यान रखती हो, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाता और तुम्हारे बिना ये सब पॉसिबल था ही नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। इसमें दो बातों का ध्यान ज़रूर रखें। पहली यह कि प्रशंसा अकेले में भी करें और सबके सामने भी। दूसरी ये कि अगर कहीं मतभेद हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, तो शिकायत ना करें बल्कि अपना विचार सामने रखें। शिकायत बहस है, लड़ाई है, आक्रमण है, अटैक है। विचार सामने रखने का मतलब है कि हम सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, किसी की आलोचना नहीं कर रहे, सुझाव दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, ताकि दोनों पार्टनर एक दूसरे की ज़रूरत को समझ सकें और उसके मुताबिक खुद को ढाल सकें। व्हाट्सएप पर एक चुटकुला चलता है। चुटकुला ये है कि पति दो तरह के होते हैं, उन्हें दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहली कैटेगरी उन पतियों की है जो पत्नी के काम में हाथ बटाते हैं, हमेशा उसकी तारीफ़ करते रहते हैं, उसके मायके वालों के एहसानमंद होते हैं और ये मानते हैं कि उनकी पत्नी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ औरत है। वो एक कैटेगरी है। और दूसरी कैटेगरी उन हस्बैंड्स की है, उन पतियों की है जो आपके पास है,
जो आप सबके पास हैं। तो याद रखिए कि सभी के पास दूसरी कैटेगरी के ही पति हैं। आपके पास भी, आपकी सहेली के पास भी, आपकी पड़ोसन के पास भी, और आपका भाई भी अपनी पत्नी के लिए दूसरी कैटेगरी वाला ही पति है। हमने बात शुरू की थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च से। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ही एक और रिसर्च है, वह उसकी जिक्र करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। वहाँ रिसर्चर्स ने ऐसी महिलाओं से बात की जो डेथ बेड पर थीं और जिन्होंने सारी उम्र शादी नहीं की थी। उनसे पूछा गया कि उन्होंने सारी उम्र ब्रह्मचर्य में बिता दी, इसके पीछे क्या राज है, क्या सीक्रेट है। तो उनका जवाब ये था, ध्यान से सुनिएगा, उनका जवाब ये था कि ब्रह्मचर्य तो लोगों को दिखाई देता है। उन्होंने तो शादी इसलिए नहीं की क्योंकि वो एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश में थीं। इस पर उनसे पूछा गया कि इतनी बड़ी पृथ्वी पर, इतने बड़े प्लेनेट पर क्या उन्हें एक भी पति बनने के काबिल परफेक्ट इंसान नहीं मिला। तो सभी का जवाब यहाँ भी एक जैसा ही था कि आखिरकार उन्हें एक परफेक्ट इंसान मिल गया था एक परफेक्ट इंसान, लेकिन उस इंसान ने उनको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो खुद भी एक परफेक्ट पत्नी की तलाश में था। इस रिसर्च का रिजल्ट ये है कि हम कल्पना में, इमेजिनेशन में ऐसा इंसान बना लेते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जो इस प्लेनेट पर है ही नहीं। खुद हम भी वैसे नहीं हैं, लेकिन सामने वाले से उम्मीद करते हैं कि वो परफेक्ट हो, उसका व्यवहार परफेक्ट हो। ऐसा कैसे हो सकता है? हम खुद तो परफेक्ट हैं नहीं और सामने वाले से उम्मीद करते हैं कि वो परफेक्ट हो। इस लेसन को समझ लीजिए, ज़िंदगी आसान हो जाएगी और खुशियों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। अपना घर संभालिए, खुद संभालिए। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, आज भी दोहरा रहा हूँ, सवारी अपने सामान की खुद ही जिम्मेदार है। अपने जीवन की जिम्मेदारी आप ही की है। खुद संभालिए, खुद ही संभालिए इसे। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सब ने इतने धीरज से मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कोई सुझाव देना हो, तो आप मुझसे मेरी मेल आईडी info@mailpkk.com पर या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर संपर्क कीजिए। इसके साथ ही हेलो होम मिनिस्टर प्रोग्राम का आज का टॉपिक सिलसिला खुशियों का अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु PK खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।